हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले के लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ को डिस्कस किए थे, जिसमें उन सभी वायरल डिजीज़ जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उन सभी को मैंने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम प्रोटोजोअन डिजीज़, हेलमिंथिक डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोअन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोअन डिजीज़ नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे डिजीज़ हैं जिनका कॉजिंग एजेंट या पैथोजन एक प्रोटोजोआ होगा। तो जो भी बीमारियां प्रोटोजोआ द्वारा कॉज की जाती हैं, जो बीमारियां एक प्रोटोजोआ के कारण से होती हैं, उन्हें प्रोटोजोअन डिजीज़ कहते हैं। प्रोटोजोअन डिजीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया। तो सबसे पहले जो डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है मलेरिया। तो चलिए मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। अब मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है और जिस प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्लाज्मोडियम है कॉजिंग एजेंट मलेरिया का। प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसके भी कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है। तो प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छे से डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। साथ ही प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। अब आगे हम इसकी जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी कि किस तरह से ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। साथ ही प्लाज्मोडियम जो है वो एक ब्लड पैरासाइट है। ब्लड पैरासाइट इसलिए प्लाज्मोडियम को कहा जा रहा है क्योंकि ये ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और एनीमिया भी कॉज कर देता है। इस वजह से इसको ब्लड पैरासाइट भी कहा जाता है। अब पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक्सो पैरासाइट होते हैं और दूसरे एंडो पैरासाइट होते हैं। एक्सो पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के बाहर सर्वाइव करते हैं और एंडो पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है। इस वजह से इसको एंडो पैरासाइट भी कहा जाता है। और साथ ही ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लीवर सेल के अंदर रहता है, वहाँ से पोषण, न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो इस वजह से इसको इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को प्लाज्मोडियम के लिए ये 4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है। कैसा है? यूनिसेलुलर है। और दूसरी बात तो ये ध्यान रखना है कि ये एक ब्लड पैरासाइट है। तीसरा कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। और चौथा कि ये एक एंडो पैरासाइट है। सभी का रीज़न मैंने बता दिया है। अब देखिए, कभी भी कोई बीमारी जब फैलती है तो उसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। उसी तरह से मलेरिया का भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अभी तक हमने जितने भी डिजीज़ पढ़ी, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो चाहे वो वायरल डिजीज़ हो, सभी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादातर हमने कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड ये देखा था। लेकिन मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ह्यूमन तक एक वेक्टर के थ्रू पहुंचता है और ये वेक्टर होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना है कि मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम, इसको ह्यूमन तक पहुंचाने में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होती है। ये प्लाज्मोडियम के लिए एक वेक्टर का काम करती है।
इसी वजह से मलेरिया को वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, और कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ उन्हें कहा जाता है जिनके कॉजिंग एजेंट को ह्यूमन तक या एनिमल तक पहुंचाने में किसी वेक्टर का रोल हो। तो जैसे कि यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन तक पहुंचा रही है, एनिमल तक पहुंचा रही है, इस वजह से ये यहाँ पे प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का काम कर रही है। इस वजह से मलेरिया को हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीमेल एनाफिलीज, जो कि इसके लिए वेक्टर का काम कर रही है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिटिंग एजेंट है, वेक्टर है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 स्पीसीज़ मिलती हैं जो कि मलेरिया कॉज करती हैं। पहली स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड चौथी है प्लाज्मोडियम मैलेरी। इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये इंडिया में मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज इंडिया में ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और एक बात तो मैंने पहले भी बता दिया है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अब प्लाज्मोडियम को डाइजेनेटिक पैरासाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका जो पहला होस्ट होता है वो है एनाफिलीज मॉस्किटो और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन। ठीक है, इन 2 होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। तो चलिए अब हम इस प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज की प्लाज्मोडियम है, ये जो मलेरिया कॉज करता है उस मलेरिया को कहा जाता है विनाइन टर्शियन मलेरिया। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता दे रही हूँ कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा जो मलेरिया होता है उस मलेरिया को कहा जाता है विनाइन टर्शियन मलेरिया। और अगर ये मलेरिया किसी को हो रहा है तो इसमें हर तीसरे दिन के बाद बुखार आता है। हर तीसरे दिन में बुखार आएगा पर्सन को, फीवर रहता है, एवरी 3rd डे फीवर। ओके, और इसी तरह से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये जो मलेरिया कॉज करता है उस मलेरिया को कहा जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया। इसमें भी हर 3 दिन में फीवर आता है और ये जो मलेरिया कॉज करता है वो सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है। क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज कॉज करती है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज की जो प्लाज्मोडियम है, जो प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा जो मलेरिया होता है वो मलेरिया सबसे खतरनाक टाइप की होती है, मोस्ट फैटल मलेरिया होती है। और इस टाइप की मलेरिया को कहा जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, तो ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद जो ये जो प्लाज्मोडियम मैलेरी है, ये जो मलेरिया कॉज करता है इसे कहा जाता है क्वार्टरनल मलेरिया, जिसमें हर चौथे दिन के बाद पेशेंट को फीवर आता है, हर चौथे दिन में। ठीक है, और जो ओवेल है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये तो इंडिया में मिलता ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे जो ये मलेरिया कॉज करता है उस मलेरिया में माइल्ड फीवर आता है। माइल्ड टर्शियन मलेरिया कहते हैं इसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसको कहते हैं माइल्ड टर्शियन मलेरिया। तो ये चारों के बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो याद रखना है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूप से आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को याद रखना है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो मलेरिया कॉज करता है उसे कहा जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है। ठीक है,
अब हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि किस तरह से प्लाज्मोडियम अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है ब्लड सक करने के लिए, तो ब्लड जमे ना इसलिए वो अपने लार को जिस जगह पे काटती है उस जगह पे छोड़ती है। और एनोफिलीज की लार में ही, उसकी सलाइवा में ही प्लाज्मोडियम भी होता है अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अफेक्टेड है तो। लार के साथ ये जो प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में चला जाता है, लेकिन हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम एक नए रूप में जाता है और इस नए रूप को कहा जाता है स्पोरोजोइड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज, ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, किस स्टेज में, किस रूप में प्लाज्मोडियम ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले उसकी बॉडी में किस रूप में एंटर करता है। तो ह्यूमन की बॉडी में ये जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइड के फॉर्म में एंटर करता है। इस फॉर्म में वो सबसे पहले ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड के रूप में आ गया, एंटर कर गया मॉस्किटो के सलाइवा के साथ। जब उसके ब्लड में आ गया तो ये ब्लड आगे सर्कुलेट होगी, और जब ब्लड आगे सर्कुलेट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जो स्पोरोजोइड हैं, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड, वो ह्यूमन के लीवर तक पहुंच जाएंगे। वो जो पर्सन जिसकी बॉडी में ये एंटर किए हैं उसके लीवर तक पहुंच जाएंगे, और लीवर में पहुंचने के बाद जो लीवर की सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, और सेल्स के अंदर एंटर करके ये स्पोरोजोइड्स लगातार मल्टीपल डिवीज़न करेंगे। और लगातार जब सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए ये लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर स्पोरोजोइड एंटर किया, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड, और यहाँ एंटर करने के बाद ये लगातार डिवीज़न करके अपना संख्या बढ़ाने लगा। जब ये अपनी संख्या लगातार बढ़ाएगा तो क्या होगा, सेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और जब सेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल हो जाएगी बस्ट। सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिससे ये स्पोरोजोइड फिर से ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे और ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। हमें पता है कि ह्यूमन की लीवर सेल के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लिकेशन तो किया है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ह्यूमन की लीवर सेल के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरह का रिप्रोडक्शन करता है। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि ह्यूमन की लीवर सेल के अंदर प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा मेथड यूज करता है, मल्टीपल फिजन का मेथड यूज़ करता है। लीवर सेल के अंदर ये जो मल्टीपल फिजन होता है, इस प्रोसेस को एक नया टर्म दिया जाता है साइजोगोनी। तो ये भी याद रखना है कि लीवर सेल के अंदर मल्टीपल फिजन जब स्पोरोजोइड करता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है साइजोगोनी। साइजोगोनी जब होता है तो लीवर सेल के अंदर स्पोरोजोइड्स का नंबर बढ़ता है, और चूँकि जब ये मल्टीपल फिजन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, तो एक नए तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, और इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीरोजोइड्स। तो जब लीवर सेल बस्ट होगी तो जो स्ट्रक्चर ब्लड में रिलीज़ होंगे, लीवर सेल के नष्ट होने पे उसके अंदर से जो स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे उन्हें कहा जाता है मीरोजोइड्स। और ये जो मीरोजोइड्स हैं ये फिर से, अब मीरोजोइड्स तो बहुत सारे रिलीज होंगे, इन मीरोजोइड्स में से कुछ मीरोजोइड्स तो आरबीसी पर अटैक करेंगे, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उन पे अटैक करेंगे, और कुछ
कुछ क्या, जो मैक्सिमम मीरोजोइट्स हैं, ज़्यादातर जो मीरोजोइट्स हैं वो फिर से लिवर सेल पे अटैक करेंगी। जो लिवर सेल बची हुई थी, जो लिवर सेल नॉर्मल थी, जिन पे प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट अटैक नहीं किया था, उन पर फिर से ये मीरोजोइट्स अटैक करेंगी और फिर से इसी तरह का साइकिल चलाएंगी। फिर से वो मीरोजोइट्स लिवर सेल के अंदर जाके ग्रो करेंगी, ग्रो करके मल्टीप्लाई करेंगी, मल्टीप्लाई करके और बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाएंगी और फिर लिवर सेल को नष्ट करेंगी। इस तरह से लगातार लिवर सेल को डैमेज करती रहेंगी। अब जो लिवर सेल आरबीसी के अंदर गए हैं उनका देख लेते हैं कि वो आरबीसी के अंदर जाने के बाद क्या काम करते हैं। तो जो मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर एंटर करती हैं वो आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाती हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो मीरोजोइट्स लिवर सेल से निकल करके जो मीरोजोइट्स बनती हैं, उनमें से जो मीरोजोइट्स आरबीसी पर अटैक करती हैं वो आरबीसी के अंदर एंटर करने के बाद एक और साइकिल चलाती हैं, वहाँ पे एक न्यू साइकिल, जिसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के अंदर क्या होगा कि आरबीसी के अंदर हमें पता है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड होता है और फिर वो आरबीसी उसको जगह जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर मिलता है, इस हीमोग्लोबिन के बारे में हम क्या जानते हैं? तो ये हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तो आयरन होता है और दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये जो मीरोजोइट्स जो आरबीसी के अंदर एंटर करता है, वो मीरोजोइट्स इस हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है और हीमोग्लोबिन को खाने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है और उसको खाने के बाद उससे हीमोजोइन नाम के ग्रेन्यूल्स बना देता है। क्या बना देता है? हीमोजोइन नाम के ग्रेन्यूल्स बना देता है, जो कि एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। हीमोजोइन एक तरह का क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है। और साथ में हीमोजोइन तो बनाता ही है आरबीसी के अंदर, साथ ही साथ ये मल्टीप्लाई भी करता है और मल्टीपल फिजन करके और भी नए मीरोजोइड्स बनाता रहता है। तो आई होप यहाँ तक का ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया वो क्लियर होगा। इसके बाद आगे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसी के अंदर ये जो मीरोजोइड्स हैं वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और साथ ही अपना नंबर भी इंक्रीज़ करते हैं। जब अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स का नंबर इंक्रीज होगा, ज़्यादा मात्रा में हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आरबीसी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो आरबीसी भी बस्ट हो जाएगी, जिससे ये सारी चीज़ें ब्लड में रिलीज हो जाएंगी। जब ये हीमोजोइन, जो कि एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये जब ब्लड में रिलीज़ होता है तो इसकी वजह से पर्सन को फीवर आता है, तेज़ ठंड के साथ फीवर आता है। मलेरिया में जो हर 3 या चौथे दिन में तेज़ ठंड के साथ जो बुखार आता है वो इसी हीमोजोइन की वजह से आता है। जब ये हीमोजोइन ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो इसकी वजह से ये बुखार आता है। और बाकी अदर मीरोजोइड्स जो कि बस्ट हुए आरबीसी से रिलीज हुए हैं, वो अदर दूसरे नए आरबीसी पर अटैक करते हैं और वहाँ जा कर के फिर से इसी तरह की प्रक्रिया करते हैं, हीमोजोइन बनाते हैं और अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। अब एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो प्लाज्मोडियम है वो अपना गैमेटोसाइट कहाँ बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो जब दूसरे आरबीसी के अंदर ये जो मीरोजोइड्स हैं ये जब जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये अपने गैमेटोसाइट स्टेज को भी फॉलो करते हैं। आरबीसी के अंदर ये जो मीरोजोइड्स हैं वो गैमेटोसाइट बनाते हैं, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। लेकिन एक दिक्कत ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में इन गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये जो स्पोरोजोइड्स के जो गैमेटोसाइट बने हैं, ये जो प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट बने हैं आरबीसी के अंदर,
ये गैमेटोसाइट ब्लड के साथ बहकर हमारी बॉडी के पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो कि हमारे लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के जो वेसल्स हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। अब देखिए, अगर पर्सन की बॉडी में ये गैमेटोसाइट स्टेज बन गया है प्लाज्मोडियम का, और इसी टाइम पे इस पर्सन को कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर ले, तो ब्लड, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो पर्सन का जब ब्लड सक करेगी तो ब्लड के साथ, क्योंकि ये पेरिफेरल पोर्शन में आके स्टोर हो गए हैं गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम के, तो ये जो गैमेटोसाइट हैं वो ब्लड के साथ मॉस्किटो के गट में चले जाएंगे और उसके गट में जाकर के वहाँ पे ये अपना फर्टिलाइजेशन वाली साइकिल चलाएंगे। वहाँ पे ये मेल और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नया ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगे। बहुत सारे नए ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगे जो स्पोरोजोइट के फॉर्म में, जो मॉस्किटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। और फिर यही मॉस्किटो आगे जाके जब नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगी तो ये जो स्पोरोजोइट्स जो कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हैं, ये उसके लार के साथ इन्फेक्ट जो नॉर्मल पर्सन है उसके ब्लड में चले जाएंगे और फिर से नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्टेड कर देंगे और वही साइकिल वापस से चलने लगेगी। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया कि गैमीट का फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के गट में हुआ। गैमीट का फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के गट में हुआ और जहाँ पे गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल। तो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल साइकिल कहाँ चला? मॉस्किटो की बॉडी में। और मॉस्किटो जो है यहाँ पे वो कौन सी स्टेज में प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेता है? तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम का क्या है। तो अभी मैंने बताया कि जब मॉस्किटो पर्सन को काटती है तो पर्सन की बॉडी से गैमेटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में आते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट स्टेज है। गैमेटोसाइट स्टेज मॉस्किटो के अंदर आ रहे हैं और उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो मॉस्किटो के लिए प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेट गैमेटोसाइट होगा, जो बहुत अच्छे से याद रखना है। और प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मॉस्किटो की बॉडी में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हुआ? लीवर सेल में, आरबीसी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हुआ? मॉस्किटो की बॉडी में। और बाद में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डेवलप हो करके क्या बना देगा? स्पोरोजोइट के फॉर्म में आ जाएगा और यही स्पोरोजोइट फिर स्टोर हो जाएंगे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। फिर ये मॉस्किटो जब नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो इन स्पोरोजोइट्स को उनके ब्लड में मिला देगा और ये साइकिल फिर से चल जाएगी। तो इस तरह से ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है और पर्सन को मलेरिया फैलाता है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में दिए गए इस फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को दिखाया गया है। देखिए, एक पर्सन, हेल्दी पर्सन के हैंड को एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर रही है। जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो अपना लार जिस जगह को बाइट करती है वहाँ पे छोड़ती है और उसके लार में प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम के एक्चुअल में स्पोरोजोइट्स होते हैं। ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन ब्लड में एंटर हो गए। ह्यूमन ब्लड में सर्कुलेशन होता है जिससे आगे ये उस पर्सन के लिवर तक पहुंच जाएंगे स्पोरोजोइट्स। जब लिवर तक पहुंचेंगे स्पोरोजोइट्स तो ये लिवर सेल के अंदर एंटर करेंगे और लगातार डिवीज़न करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे और मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो लिवर तक कैसे पहुँचे? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुँचे। ठीक है,
बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाएंगे और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लीवर सेल बस्ट हो जाएगी। लीवर सेल जब बस्ट होगी तो उससे बहुत सारे मीरोजोइट्स बाहर ब्लड में रिलीज़ होंगे और यहाँ पे लीवर सेल के अंदर ये जो स्पोरोजोइट्स था इसने अपना डिवीज़न किया, मल्टीप्लिकेशन किया, संख्या बढ़ाया, तो यहाँ पे इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। ये बात मैंने पहले ही समझा दिया है। फिर ये स्पोरोजोइट्स आगे जाएंगे और इनमें से कुछ स्पोरोजोइट्स हमारी आरबीसी पे अटैक करेंगे और कुछ स्पोरोजोइट्स वापस से लिवर सेल पे अटैक करेंगे और जो आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को खाएंगे और हीमोजोइन बनाएंगे। साथ ही कुछ मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर मॉडिफाई हो जाएंगे और मॉडिफाई होकर मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट बनाएंगे। अब ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट जब आरबीसी बस्ट होगा तो ये बाहर ब्लड में आ जाएंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और इन गैमीटोसाइट के डेवलपमेंट के लिए इनको लो टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। इस वजह से ये ह्यूमन बॉडी में इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और अगर इसी अवस्था में, जिस अवस्था में पर्सन की बॉडी में ये गैमीट बने हुए हैं, इसी अवस्था में अगर पर्सन को कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर ले तो ये ब्लड के साथ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के गट में चले जाएंगे ये गैमीट और उसके गट में इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, इसकी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड होता है और ये उसकी गट में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देंगे और ये जाइगोट फिर डेवलप होके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गट में स्पर्म और फीमेल गैमीट का और फिर ये जो है वहाँ पे क्या बना देंगे, जाइगोट। जाइगोट फिर डेवलप करके स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्पोरोजोइट उसी मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाएंगे, उसके लार के साथ जाकर स्टोर हो जाएंगे। फिर ये मॉस्किटो आगे जब किसी अदर पर्सन को काटेगी, नॉर्मल पर्सन को काटेगी, तो ये फिर अपने लार के साथ इस प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट को नॉर्मल पर्सन के ब्लड में मिला देगी। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इस तरह से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में टोटल 8 स्टेजेस आती हैं और इन 8 स्टेजेस में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें जो मॉस्किटो होता है वो उसका प्राइमरी होस्ट होता है और जो ह्यूमन है वो उसका सेकेंडरी होस्ट होता है। ह्यूमन को एज ए इंटरमीडिएट होस्ट भी कंसिडर किया जाता है प्लाज्मोडियम के लिए। तो आई होप आपको प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट कर दिया तो जिस दिन मच्छर काटता है उसके 14 दिन के बाद मलेरिया के सिम्टम पर्सन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा, मैंने जो शॉर्ट नोट में बता रखा है, जैसे कि प्लाज्मोडियम की जो हाफ लाइफ साइकिल है वो है मॉस्किटो एनाफिलीज की गट में होती है और यहाँ पे सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है और इसी तरह से हाफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होता है और यहाँ पे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का काम करता है, इसके द्वारा ये पर्सन टू पर्सन पहुंचता है प्लाज्मोडियम और मलेरिया कॉज करता है। अब सिम्टम ऑफ मलेरिया देख लेते हैं। अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो गया तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया जब उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल्स को इफ़ेक्ट करता है और वहाँ पे हीमोजोइन बनाता है, तो हीमोजोइन जब बॉडी में बनने लगता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हाई फीवर आती है एंड चिल्स भी रहता है, साथ में कपकपाहट, ठंड के साथ तेज फीवर आता है। तो हाई फीवर विथ चिल्स, साथ में हेडेक रहता है, वीकनेस होता है, साथ में वोमिटिंग रहता है और भूख में कमी। ये और भी सिम्टम्स हैं जो मलेरिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन मलेरिया का
मेन सिम्टम्स यही रहता है कि इसमें हर तीसरे या चौथे दिन पे हाई फीवर रहता है, साथ में चिल्स रहता है। अब मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो मलेरिया के लिए स्लाइड टेस्ट करते हैं। स्लाइड पे ब्लड को लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, जिससे मलेरिया है या नहीं ये पता चलता है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, स्लाइड टेस्ट होता है मलेरिया के लिए। अब मलेरिया की ट्रीटमेंट की बात करें तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स लाइक एंटी मलेरियल ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन या क्विनिन, ये चीज़ें दी जाती हैं पेशेंट को। क्लोरोक्विन या क्विनिन ये एंटी मलेरियल ड्रग दिए जाते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे और शॉर्ट नोट्स में भी और देख सकते हैं मलेरिया के सिम्टम: वोमिटिंग, ड्राई कफिंग, नोजिया, जी मचलाना, हेडेक, फीवर, ये सारे मलेरिया के सिम्टम हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोजोअन डिजीज़ हम देखेंगे वो है एमीबिएसिस। एमीबिएसिस को एमेबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। इसका पैथोजन होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोअन। ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज़ ही है और इसका जो पैथोजन होता है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो पैथोजन है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखना है कि एमीबिएसिस होता है तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी का लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होगा। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हेल्दी पर्सन तक कैसे पहुंचता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ह्यूमन तक पहुंचता है, हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है। और इन फूड और वाटर को कंटामिनेटेड करने का काम जनरली हाउस फ्लाइज करती हैं। हाउस फ्लाई हमारे घरों में जो मक्खियाँ मिलती हैं, ये एक तरह की मैकेनिकल कैरियर होती हैं इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए। एक्चुअल में क्या करती हैं, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन के फिसेस, किसी पर्सन को एमीबिएसिस है, उसने पॉटी किया, उसकी पॉटी पे ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है और उसी पॉटी पे जाके जब हाउस फ्लाई बैठती है तो उसके पैरों पे ये पैथोजन आ जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका चिपक जाएगा। फिर बाद में वही मक्खी जब हमारे खाने पे, हमारे पीने के पानी पे बैठेगी, उनके कांटेक्ट में आएगी, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फूड पे चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा, जिससे फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाएंगे। और इन फूड और वाटर को अगर किसी हेल्दी पर्सन ने ले लिया तो उसके बॉडी में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका चला जाएगा और उसके अंदर भी एमीबिएसिस कॉज कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फिशेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। अब एमीबिएसिस अगर किसी पर्सन को हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, साथ में एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, पेट में बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा और साथ में अकड़न होगी, बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, क्रैम्प्स होगा, ऐठन होगी पेट पे, ठीक है, उसके एब्डोमिनल पोर्शन में ऐठन होगी, तेज ऐठन होगी, साथ में तेज पेन भी होगा। और जो स्टूल इन्फेक्टेड पर्सन पास आउट करेगा, जो पॉटी वो करेगा, उसमें साथ में म्यूकस भी रहेगा और ब्लड के क्लॉट भी रहेंगे। ये मेन सिम्टम है जो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो फिसेस पास आउट करेगा, जो स्टूल पास आउट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन, बीमार पर्सन जो पॉटी करेगा, उस पॉटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस रहेगा और साथ में उसमें ब्लड के क्लॉट्स भी रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम एमीबिएसिस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हम एमीबिएसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रॉपर सैनिटेशन करके हम एमीबिएसिस को कंट्रोल कर सकते हैं।
साथ ही अपने जो फूड हैं हमारे फूड और वाटर हैं उनको हाउस फ्लाई से प्रोटेक्ट करके हम एमबीबीएसिस से बच सकते हैं। अगर हमारे भी प्रोटोजोअन डिजीज़ हैं जो चाहें तो आप याद कर सकते हैं, जैसे जियार्डिएसिस, इसका कॉजिंग एजेंट है प्रोटोजोआ जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। साथ ही ट्रिपैनोसोमियासिस और इसका कॉजिंग एजेंट है प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और काला अज़ार भी एक तरह का हमारा प्रोटोजोअन डिजीज़ ही है, काला अज़ार भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है और इसका भी कॉजिंग एजेंट आप चाहें तो याद रख सकते हैं लेशमानिया डोनोवानी। तो इस तरह से टोटल 5 प्रोटोजोअन डिजीज़ मैंने बता दिया, 2 तो डिटेल में पढ़ लिया है और 3 के कॉजिंग एजेंट और बीमारी का नाम मैंने बता दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इनको एडवांस में याद रख सकते हैं। बाकी मलेरिया और एमईबीएसिस तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है हेलमिंथिक डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथिस कॉल्ड हेलमिंथिक डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो कि हेलमिंथिस के द्वारा कॉज की जाएंगी उनको कहा जाता है हेलमिंथिक डिजीज़। और हेलमिंथिक डिजीज़ में सबसे पहला डिजीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है एस्केरियासिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेलमिंथिक डिजीज़ एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का जो कॉजिंग एजेंट है वो है निमेटोड एस्केरिस। निमेटोड एस्केरिस जो है वो इसका कॉजिंग एजेंट है, इसी की वजह से एस्केरियासिस डिजीज़ होती है। एस्केरिस को राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। एस्केरिस एक निमेटोडा है जो कि फाइलम एस्के हेलमिंथिस का मेंबर है। फाइलम एस्के हेलमिंथ के बारे में सुना ही होगा, उसी का मेंबर है एस्केरिस और इसको कॉमनली राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एस्केरिस है ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन का एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है और अपना जीवन पालन करता है। ठीक है, एक ही होस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब जिसका लाइफ साइकिल एक होस्ट में ही कंप्लीट हो जाए ऐसे पैरासाइट को कहा जाता है मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, तो ये जो एस्केरिस है ये एक टाइप का मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट इसलिए कहा क्योंकि ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ओनली ह्यूमन की बॉडी में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये एक होस्ट का ही यूज कर रहा है, इसलिए ये मोनोजेनेटिक है। साथ में एंडोपैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इस बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे एस्केरिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है और वहाँ पे बीमारी कॉज करता है किस तरह से। तो ये जो एस्केरिस है ये मेनली अपने एग के थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंचता है। होता क्या है जनरली कि किसी पर्सन को एस्केरियासिस है, अब वो पर्सन जब पॉटी करता है तो उसके फिसीज में, उसके पॉटी में ये जो एस्केरिस है इसके एग प्रेजेंट रहते हैं। अब ये एग सॉइल के कांटेक्ट में जाएंगे तो सॉइल में मिल जाएंगे इसके एग। साथ ही अगर उस सॉइल में आसपास के खेतों में कोई वेजिटेबल लगाए गए हैं, फ्रूट लगाए गए हैं, तो वहाँ पे भी ये एग पहुँच जाएंगे और उनसे चिपक जाएंगे। अब अगर इन्हीं कंटामिनेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कोई यूज करता है अच्छे से बिना साफ किए, या फिर जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं तो उनके हाथों के नाखूनों में ये एग आ जाएंगे, एस्केरिस के एग। और कई बच्चे तो मिट्टी खाते हैं तो उनके मिट्टी के साथ ही सॉइल के साथ वो एग उनके बॉडी में चला जाएगा और फिर ये धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये एग पहुंचता है तो ये एग वहाँ पे मॉडिफाई होने लगता है और मॉडिफाई होके लार्वल स्टेज में आता है। लार्वल स्टेज के बाद फिर ये धीरे धीरे
एस्केरिस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट एस्केरिस में। और एडल्ट एस्केरिस जब बन जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना स्टार्ट करता है, घाव बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, साथ ही मस्कुलर पेन होता है, एनीमिया हो जाता है क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी हो जाती है बॉडी में, इस वजह से एनीमिया हो जाता है। और एस्केरिस अपना नंबर बढ़ा देता है वहाँ पे, जिससे बहुत सारे एस्केरिस इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में भर जाते हैं, जिससे इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वो ब्लॉक हो जाता है। इसी को कहा जाता है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। जो इंटेस्टाइन का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से एस्केरिस के सिम्टम देख लेते हैं एस्केरियासिस के। पहला सिम्टम तो मैंने समझा ही दिया कि एस्केरियासिस जब होगा तो क्या होगा कि एस्केरिस जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करेंगे, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होगा, साथ में मस्कुलर पेन होगा, फीवर तो आएगा, जाहिर सी बात है। एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो खून की कमी तो हो ही सकती है। साथ में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाएगा। केसेस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जो लाइनें एनसीईआरटी में दी गई हैं वो भी मैंने यूज किया है, जैसे कि द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड along with the feces of infected person which contaminated soil, water, plants, etc. ये जो पैरासाइट है एस्केरिस, इसके जो एग हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फिसीज के साथ निकलेंगे, बाहर आएंगे, और जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो सॉइल को, प्लांट्स को, वाटर को, इनको क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, इनको कंटामिनेटेड कर देंगे। और जब नॉर्मल हेल्दी पर्सन कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स को लेगा, खाएगा, तो ये हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के साथ, वाटर के साथ, और नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर भी एस्केरियासिस कॉज कर देंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देते हैं, और अगर इसका प्रोफाइल एक्सेस करना है, शुरू से ही बचाव करना है, बीमारी हमें ना हो, तो इसके लिए हम क्या करें, शुरू से तो हम हाइजीन रख सकते हैं, पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एस्केरियासिस यहाँ पे ख़त्म होता है।